नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द जो कि सुनने में तो वैसे बहुत कॉमन और आम समस्या लगती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये भी देखना होता है कि आपका पेट दर्द कहीं गंभीर तो नहीं, कहीं कोई गंभीर शिकायत तो आपको नहीं। तो आज इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ेगा। इस बीच हमारी फोन लाइंस भी लगातार खुली हुई हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी भी समस्या है, अगर आपके पेट में भी दर्द है या फिर कुछ इस तरह की दिक्कत आप महसूस करें, बीच में कभी कभी होता है, या फिर क्यूरोसिटी है, जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो फोन लाइंस खुली हुई हैं। सही प्लेटफॉर्म है, सही वक्त है, फोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का, क्यूरोसिटी का जवाब पा सकते हैं हमारे इस मंच के जरिए। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, पेट दर्द का मतलब आपके पेट में होने वाली असुविधा या अन्य असहज संवेदना है। लगभग हर किसी को कभी न कभी पेट में दर्द होता ही है। पेट दर्द के ज्यादातर कारण चिंता का विषय नहीं होते हैं और आपका डॉक्टर आसानी से समस्या का निदान या उपचार कर सकता है, लेकिन कभी कभी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पेट दर्द के कई कारण होते हैं, कुछ अन्य की तुलना में ज्यादा गंभीर होते हैं। पेट दर्द जैसा महसूस होना आपके पेट में किसी अन्य अंग से या आपके पाचन तंत्र के बाहर से आ सकता है। अगर आपका पेट दर्द बिना किसी कारण के लगातार या गंभीर है, तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी हो जाती है। पेट दर्द आपके पेट के किसी भी हिस्से में होने वाली तकलीफ है। आपकी पसली और श्रोणि के बीच। पेट में दर्द आपके पेट के अलावा अन्य अंगों से भी आ सकता है, जैसे पेट, जिगर, पित्ताशय की थैली, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सभी आपके पाचन तंत्र के अंग हैं। लेकिन दर्द आपके पेट की दीवार, त्वचा, मांसपेशियों से भी हो सकता है, जो आपके पेट के बाहरी आवरण को बनाते हैं। कभी कभी आपके पेट में जो दर्द महसूस होता है वो कहीं और से आ सकता है, जैसे आपकी छाती, श्रोणि या पीठ। आपको डॉक्टर को दिखाना है या नहीं, या डॉक्टर को इसका इलाज कैसे करना है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि पेट का दर्द है कैसा। हल्का या गंभीर, सुस्त या तेज, जलन है, दर्द है, ऐंठन है या शूल है, लगातार हो रहा है या फिर रुक रुक कर एक ही जगह पर है, या पूरे पेट में। पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं। ये पाचन, चोट, संक्रमण या बीमारी से संबंधित हो सकता है। ये पेट के अंदर के किसी अंग से या पेट की दीवार की मांसपेशियों या त्वचा से आ सकता है, या आसपास के किसी अन्य स्थान से फैल सकता है। पेट दर्द के ज्यादातर कारण अस्थायी होते हैं, गंभीर नहीं होते। ये पाचन, मासिक धर्म या किसी अस्थायी संक्रमण से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये इतना ज्यादा तेज भी हो सकते हैं कि असहनीय हो जाए। इसके लिए आपकी किडनी या गॉल ब्लैडर का स्टोन जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में एसिडिटी की वजह से भी दर्द इतना तेज हो जाता है कि हालत खस्ता हो जाए। इसके लिए आप अपने खाने पीने, लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो
सब्जेक्ट आपको आज का पता ही है, पेट दर्द के बारे में हम चर्चा करें। रीजन क्या है देखना होगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं क्योंकि इसके पीछे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप चाहें तो फोन कर सकते हैं और जो भी आप जानना चाहते हैं, क्यूरोसिटी है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसका हल आप जान सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन देने की। मैं स्वागत कर लेती हूँ, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका। हमारे साथ डॉक्टर निशांत नागपाल हैं जो कि डायरेक्टर एंड हेड है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस नोएडा से, और हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य हैं प्रोफेसर स्नेहलता डोनाला जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर रविंद्र वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर दीक्षा कपूर भी जुड़ेंगी, तो उनसे भी शुरुआत हम करेंगे। डॉक्टर निशांत का पहले रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निशांत, तो हम चूँकि पेट दर्द की बात करें, सो बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं जब पेट दर्द का जिक्र होता है? जी मैम, आई वुड लाइक टू से कि जगहों के हिसाब से पेट दर्द की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, अगर हम पेट दर्द ऊपर के भाग में और सेंटर की बात करें तो हम यूजुअली पेट को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, 9 भागों में डिवाइड करते हैं और अंग के हिसाब से उस जगह के दर्द को लोकलाइज करते हैं। बट फिर भी अगर कॉमन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी की वजह से सेंटर में पेट के जलन जैसा दर्द होना मोस्ट कॉमन कारण है। दूसरा, जो कब्जियत वगैरह रहती है या कुछ खराब खाया पिया जाए तो मरोड़ जैसा जो दर्द जो आएगा जाएगा इस तरीके का दर्द होगा, ये आना, ये 2 कारण सबसे कॉमन कारण है पेट दर्द के, जो आपको ओपीडी में साधारणतः मिलते हैं, जिसके लिए भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जी, डॉक्टर रविंद्र का भी रुख करेंगे। डॉक्टर रविंद्र वत्स हमारे साथ सीनियर हैं। डॉक्टर रविंद्र, सबसे मेजर पेट दर्द की अगर हम रीजन देखें तो वो क्या होता है जिसके लिए लोग सीधे इमरजेंसी में जाके एडमिट होते हैं? जी, आज की तारीख में जो सबसे मेजर कारण है वो पेट में दर्द का मोस्ट ऑफली गैस्ट्राइटिस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस, और दूसरा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि पेशेंट्स को पेट में दर्द के साथ मल्टीपल लूज मोशंस हो जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट यूजुअली डिहाइड्रेटेड हो जाता है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाता है। आई थिंक ये सबसे मोस्ट कॉमन नॉन सर्जिकल कारण है पेट में दर्द होने का, गैस्ट्राइटिस और इन्फेक्शन। ठीक है। डॉक्टर दीक्षा भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीक्षा का भी रुख करेंगे। डॉक्टर दीक्षा, कई बार देखा जाता है अपेंडिक्स का पेन भी बहुत सीवियर होता है, या फिर अगर मैं स्टोन पेन की बात करूं तो क्या ऐसा भी होता है कि स्टोन पेन का अगर मैं जिक्र करूं कि पहले सिम्टम्स नहीं हो रहे थे और अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि बहुत तेज सीवियर पेन आपको हो रहा है और सीधे आपको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले हेलो सबको, हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बिल्कुल, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स एक बहुत कॉमन बीमारी है एंड इनफैक्ट अगर हम सर्जिकली देखें तो गॉल ब्लैडर की पथरियाँ और अपेंडिक्स में इन्फेक्शन आर द 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज, जिसकी वजह से एक पेशेंट को हमारे पास सर्जिकल प्रॉब्लम लेके आना पड़ता है। अगर हम जनरल पॉपुलेशन देखें तो बहुत सारे लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबके गॉल ब्लैडर के पत्रों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम माने। अगर पेशेंट को दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो वो हमारे पास आते हैं। और हाँ, एक ये कॉमन कारण है कि अचानक पेट में ऊपर के भाग में राइट साइड में दर्द होता है, जो कि गॉल ब्लैडर के पत्थर की वजह से दर्द होता है, जिसकी वजह से अचानक पेशेंट को हॉस्पिटल या इमरजेंसी आना पड़ता है। जी, हमारे से डॉक्टर प्रोफेसर स्नेहलता भी जुड़ी हुई हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। स्नेहलता जी, अगर हम देखें आयुर्वेद की दृष्टि से, सो ऐसा मुमकिन है कि किडनी में अगर हम स्टोन की बात करते हैं, क्योंकि सर्जिकल ज़्यादातर इसकी जो है बताए जाते हैं उपाय, लेकिन आयुर्वेद में क्या ऐसी दवाइयां हैं जो कि स्टोन को ख़त्म कर सकती हैं? अगर बड़े स्टोन भी 10 mm के आसपास अगर बताए जाते हैं। जी, थैंक यू जी। किडनी की स्टोन की जहाँ तक बात होती है तो आपने जैसे कहा कि ऑल ऑफ ए सडन भी पेन आ जाती है। छोटे mm की, 3 mm की, 4 mm की होती है तो कभी कभार जो है पेन नहीं होता है। फिर भी उतनी ही साइज, वो भी डिपेंड होता है कि स्टोन कहाँ पे है। जैसे कोई जंक्शंस में होती है तो उतनी साइज में भी पेन हो जाती है, लेकिन कभी किडनी में होती है तो 9 mm, 10 mm, कभी कभार 14 mm तक भी पेन कभी कभार होता है। इतना आसानी से नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन जो है अल्ट्रासाउंड किसी और कारण में कर लेते हैं तो वो निकल जाता है। तो पहले शुरुआत में, जब मेरी प्रैक्टिस के शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि हम एक टारगेट लेके रखते थे कि 6 mm से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, और 6 mm से ही हम वहाँ से ही हम लेते थे केसेस और ठीक कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने शुरू किया, अब आज के टाइम में केसेस जो है 10 mm के भी डिपेंड्स ऑन की सिवियरिटी, उनकी पेन की सिवियरिटी कहाँ है और उनका
स्टोन की जो है प्लेस कहाँ है उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं और बहुत सेफ मेडिसिन हैं। थोड़ा सा खान पान का जो है हम उनको बताते हैं कि क्या चीज़ें स्टोन बनने के बाद नहीं खाना चाहिए जो एग्रेवेट कर सकते हैं, उनको करते हुए जो मेडिसिन ऐसे देते हैं जो पाषाण भेद हम कहते हैं, उसको स्टोन को हम पाषाण कहते हैं संस्कृत में, उसको भेदन करने वाली बहुत सारे औषधियाँ हैं, वेरी सेफ है, उनको हम देते हैं और आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं 10 mm के नीचे भी। जी डॉक्टर निशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने mm पे या कितने बड़े साइज़ पे आप सर्जरी लोगों को जनरली सजेस्ट करते हैं और कितने तक पे ऐसा होता है कि आप मेडिसिन से ठीक कर पाते हैं? मैम जैसे मैम ने कहा तो इस पे यही रहता है कि नॉर्मली 6 mm का कट ऑफ हम रहते थे कि ये पाया गया है कि 6 mm के स्टोन्स से नीचे वाले स्टोन्स जो होते हैं वो पानी के साथ, यूरिन की दवाई के साथ, आयुर्वेदिक दवाई के साथ, होम्योपैथिक दवाई के साथ या एक्सेसिव वाटर इनटेक करने के बाद भी निकाले जा सकते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोन फंसा कहाँ हुआ है, स्टोन की शक्ल कैसी है। अगर स्टोन नुकीला है तो वो आपका 6 mm भी मुश्किल से निकलेगा, वो भी नीचे आके फंसा हुआ मिल जाएगा आपको। अगर स्टोन राउंड है और सर्कुलर है तो जैसा मैम ने कहा 10 mm के स्टोन्स भी आपको दवाई के साथ निकलते हुए बाहर आ जाएंगे। परंतु अदरवाइज मोस्टली 6 mm का कट ऑफ ही 6 to 7 mm का कट ऑफ लेते हैं कि इसके नीचे वाले स्टोन्स में मेडिकल थेरेपी ट्राई करके और अपना वाटर इनटेक बढ़ा के और दवाइयों का सपोर्ट लेके आप किडनी के स्टोन्स को बाहर कर पाएंगे। डॉक्टर रविंद्र, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, मुझे नहीं पता फैक्ट है या फिर ये मिथ है या फिर लोग ऐसे ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहते हैं कि ज़्यादा अगर आप बियर पीना शुरू कर देंगे और अगर आपको स्टोन है तो वो भी फ्लश आउट हो जाता है। बेसिकली मैम इसका लॉजिक ये है कि जब भी बियर पिए या पानी पिए तो आपको यूरिनेशन ज्यादा होता है जी, तो विद फ्लो स्टोन माइट गो आउट। तो ऐसा नहीं है कि बियर पीने से ज्यादा होता है, क्योंकि बियर पीने से आदमी को यूरिन ज्यादा आता है। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल पानी भी ज्यादा पिएंगे तो आपको डायलिसिस ज्यादा होगा, ज्यादा यूरिन आएगा और आपका स्टोन पास हो सकता है। बेसिकली स्टोन जो यूरेटर में फंसता है वो यूरेटर वेसिकल जंक्शन है, जहाँ पेशाब की नली आके पेशाब की थैली से जाके चिपकती है, वो एक नैरो एरिया होता है, वहां पे जाके चिपकता है। जैसे डॉक्टर निशान ने बोला 6 to 7 mm हम कट ऑफ मानते हैं, इसमें यूजुअली यहाँ इतना तक का स्टोन प्रेशर के साथ निकल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि बियर है, उसमें आपको लिक्विड खुद लेना चाहिए। तो लिक्विड लेंगे बेसिकली तो उससे विद प्रेशर यूरिन स्टोन पास हो सकता है। इसका बियर से कोई लेना नहीं मैडम, इसका लिक्विड इंटेक से लेना देना है। पर यह है कि बियर बोलोगे तो ज्यादा आदमी पी लेगा, बोलोगे नारियल पानी या पानी पीना तो शायद वो ना पी। लेकिन मुमकिन है कि बियर से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी मैं चाहूंगी अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी उसको बताएं। नुकसान तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि बियर इज अ वेरी हाई कैलोरी लिक्विड। नशे के साथ साथ उससे फैटी लिवर होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और जो भी अल्कोहल की वजह से दूसरा बियर ज्यादा पीने से आपको ऐसी डिस्टेंशन पेट फूला लगता है, स्टडीज हो सकती है। दूसरा अल्कोहल, बियर में अल्कोहल है जिसकी वजह से आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकती है। तो पता लगा यूरिनरी कैटर का स्टोन तो निकला नहीं, साथ को आपको पेनक्रेटाइटिस हो गया, व्हिच इज लाइफ थ्रेटनिंग, इससे जान भी जा सकती है, जो बहुत खराब होती है। तो बियर के डेफिनेटली नुकसान बहुत ज्यादा है। और बियर अल्कोहल में वन ऑफ द मोस्ट हाई कैलोरी फ्लूइड है, जिसकी वजह से आमतौर पर आदमी बियर को तो लिकर मानती है, बोले नहीं शराब नहीं पीता, खाली बियर पीता है। तो ऐसा नहीं है, बियर भी एक अल्कोहल ही है और बियर से भी अल्कोहल में जो नुकसान होते हैं वो सारे बियर से भी होते हैं। ठीक है डॉक्टर दीक्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर में जब कई दफ़ा स्टोन होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, सो उसका भी कोई सोल्यूशन है या उसका एकमात्र सोल्यूशन आपका सर्जरी है? मैम सर्जरी इज द बेस्ट सोल्यूशन अगर गॉल ब्लैडर में पत्थर हैं और तंग कर रहे हैं। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर में पत्थर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है बट नॉर्मल बात है। अगर पत्थर है और तंग कर रहे हैं तो उसका बेस्ट आंसर है कि गॉल ब्लैडर को निकलवा दिया जाए। हम सारे पेशेंट्स में 100% के रूप में रेकमेंड नहीं करेंगे। जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या जिनमें सर्जरी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन से मैनेज कर लें, बट वो एक जनरल रूप में समझने के लिए सर्जरी का सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे आपका टायर फ्लैट हो जाता है, जब तक आप उसको रिपेयर नहीं कराओगे तब तक वो ठीक से काम नहीं करेगा। वैसे जब तक आप गॉल ब्लैडर से पत्थरों से पीड़ित गॉल ब्लैडर को निकालोगे नहीं, तब तक दर्द करता रहेगा। श्रीलता जी, अगर गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं तो क्या उसके कुछ बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, कोई नुकसान होती है, चेंजेस आप बॉडी में देखते हैं?
जी बिल्कुल, जो भी ऑर्गन्स हमारे लिए भगवान ने बनाया है कुछ किसी ना किसी फंक्शन के लिए ही करवाए हैं। लेकिन जैसे गॉल ब्लैडर की फंक्शन है स्टोर करना बाइल को, अगर ऑल ऑफ ए सडन जाता है तो उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वो टेकअप कर लेती हैं। लेकिन जैसे लीवर ले लेता है वो काम, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाएगा। तो गॉल ब्लैडर जिनकी भी ऑपरेटेड हो गया, उनका खान पान को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो अग्नि है, मतलब जो फायर है, उनके डाइजेस्टिव फायर है, उसको देखते हुए ही उनको थोड़ी सी लो फैट डाइट उनको लेना पड़ेगा। एंड मैं सारे व्यूअर्स को इस दौरान बताना चाह रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट की दर्द को लेके कोई भी कारण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले आप एक बार ध्यान रखिए कि आपको क्यों हो रहा है, पेट की दर्द किस कारण हो रही है, कब हो रही है, कितनी टाइम तक हो रही है, कितनी सीवियरिटी में हो रही है, कितनी ड्यूरेशन तक हो रही है। इसको एक बार नोट करिए और अपनी खान के साथ इसको रिलेट करिए। इस पेट दर्द को खाने से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, ड्यूरिंग द डाइजेशन पीरियड हो रहा है, और हाउ फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इज इट रिलेटेड टू द मेंसेस। ये सब अपने आप को जानने के बाद, एक प्रॉपर आपको आइडिया आने के बाद, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर ये अगर नरेट कर पाएंगे तो जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगी और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद भी आप लोग जानिए कि किस आहार से आपको दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। ठीक है डॉक्टर निशांत, एसिडिटी का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मेजरली सबसे ज़्यादा। इसका कोई परमानेंट इलाज होता है या मेंटेनेंस होती है? इस पे आप कैसे सजेस्ट करते हैं, कैसे मेंटेन करना है आगे लोगों को? देखिए, आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, ITIS। तो अब गैस्ट्राइटिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टमक की इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस। अब इसके मोस्ट कॉमन कारण क्या है? जैसा मैं आपने बताया कि लुक फॉर ऑलवेज रीजंस। अगर रीजंस को पीछे से ट्रीट करोगे तो आप बीमारी को ट्रीट कर पाओगे। तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये देखना ज़रूरी है। आपके खाने में ज़्यादा आप मिर्ची, मसाला, गरम गरम चीज़ें, खट्टा, नींबू, सिरका, ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको एसिड ज़्यादा बनेगा। अब इसका मैं पेशेंट्स को यही उदाहरण देता हूँ कि देखिए, अगर हमने अपने हाथ को यूँ छुआ तो क्या हमें दर्द हुआ? नहीं हुआ। बट अगर यही हाथ आज मेरा जल गया है, फिर मैंने छुआ, तो फिर क्या होगा? मुझे दर्द होगा। तो अगर मेरे पेट में जख्म है, मेरे पेट में लाली है, मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर जब भी मैं ये वाली चीज़ें लूँगा जिनका मैंने अभी नाम लिया, तो वो चीज़ें लेने से जब मेरे अंदर साधारणतः एसिड ज़्यादा बनता है, तो इनके लेने से मेरे अंदर एसिड और बनेगा और मुझे दर्द और बढ़ेगी। तो एक तो मुझे देखना है, जैसा हमने कहा, किस किस चीज़ से बढ़ता है। दूसरा, पेट में जख्म होने का मोस्ट कॉमन कारण है पेन किलर्स। अगर आप अपनी डाइट में किसी भी कारणवश ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह खा रहे हैं या कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपके पेट में जख्म हो सकते हैं। तीसरा है अदर ड्रग्स, जिसमें जैसे आपकी किसी और बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या कोई और खून पतला करने, हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, तो उन दवाइयों की वजह से भी आपके पेट में सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, इसके अंदर अगर हम बात करें, देन देयर आर H. पाइलोरी, जिसको हम कहते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब H. पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसको हम प्री कैंसरस भी कहते हैं और हमारे पेट में रह के ज़िंदगी के अंदर पेट में कैंसर भी बना सकता है। किताब में इसके बारे में जानेंगे। अब H. पाइलोरी इज़ प्रेजेंट इन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। भारत की 70% जनता के अंदर H. पाइलोरी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 130 मिलियन, तो 90 मिलियन लोगों के अंदर H. पाइलोरी बैक्टीरिया अंदर भारत में है। बट डू वी ट्रीट ऑल ऑफ देम? इट इज़ अ प्री कैंसरस ऑर्गेनिज्म। तो हमने इसके बारे में पाया है कि हमें हर पेशेंट का H. पाइलोरी ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के अंदर खून की कमी हो रही है, H. पाइलोरी की वजह से पेट में एंडोस्कोपी में अल्सर बन रहा है, उनको ब्लैक पॉटी आ रही है या रेयरली उनको प्लेटलेट्स कम रहती है, या सिम्टम्स जो हम गैस की दवाई लेने के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन केसेस में हम H. पाइलोरी का इरेडिकेशन करते हैं। चौथा, जो लोग एसिडिटी की कंप्लेंट करते हैं वो लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे एसिड ऊपर आ जाता है, मेरे गले में आ जाता है, मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग होते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाएंगे, वो खाने की पाइप में जाएगा, फिर पेट में और पेट से आगे छोटी आंत में। ये एक क्लोज्ड वाल्व सिस्टम है। खाना पेट में गया तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर उसको क्लोज करेगा। पेट में खाना, एसिड और पेट का मरोड़,
जो खाने को हजम करने में हमारी मदद करेगा। जिन लोगों का ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर थोड़ा लूज होगा तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगी एसिड ऊपर आएगा। तो उन लोगों को एसिड ऊपर आता रहता है, जिसको हम GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। वो सबसे ज्यादा आपके पास एसिडिटी की प्रॉब्लम बोल के आते हैं। इसी माध्यम से एक और लाइन लूंगा, मुझे पता ज्यादा बोल रहा हूँ, बट एसिडिटी हर आदमी की अलग अलग है। मरीज ये बोलता है आखिर हमारे पास कि मुझे एसिडिटी हो रही है। अब किसी के लिए मुंह में गैस आना एसिडिटी है, किसी के लिए जलना एसिडिटी है, किसी के लिए वो कहीं दबाता है उसको बर्फ आता है वो एसिडिटी है, किसी के लिए गैस वो होती है कि जो नीचे से ज़्यादा निकल रही है वो मेरी गैस है। तो हर आदमी की गैस अलग अलग है, इसलिए कहता हूँ उसको गैस ना बोलें, क्या तकलीफ हो रही है उसको उन शब्दों में बयान करें तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर होता है। राइट, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें सामने आ रहे हैं और इस बीच अगर आपके सवाल है तो एक बार फिर से रिमाइंड करानी, फोन लाइन हमारी खुली हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हेल्दी इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हुई हैं। चर्चा करें पेट दर्द के बारे में। पेट में दर्द क्यों होता है, आपके पेट में अगर दर्द होता है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, दर्द तेज़ हो रहा है, कितनी दफ़ा हो रहा है, बार बार हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए। डॉक्टर रविंद्र का मैं रुख करूँगी। डॉक्टर रविंद्र, अगर हम अभी एसिडिटी का चूँकि बात कर रहे हैं, सो अगर हम बात करें एसिडिटी की, हम बात करें गैस रिलीज़ करने की, सो कई दफ़ा लोग इससे ये मानते हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दिन में कितनी दफ़ा गैस रिलीज़ करना, या फिर नॉर्मली क्या ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल इंसान के साइन है, हेल्दी इंसान के साइन? जी, गैस नॉर्मली पास करना एक नॉर्मल सा फीचर है which happens with everybody, पर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है, शायद उल्टा सीधा खाने से। समटाइम्स दे पास फाउल स्मेलिंग गैस, बहुत ज्यादा बदबूदार गैस पास होती है कुछ लोग, तो वो यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो गैस पास होना इज अ नॉर्मल फिनोमेना जो सबके साथ होती है। पर अगर किसी को गैस बहुत ज्यादा पास होती है, बहुत ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से उसको बार बार पेट फूल जाता है, जैसे पेट फूला फूला रहता है, बोला गैस ज्यादा बन गई, मतलब उसको बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से पेट फूला फूला लगा है, मतलब बजाने से पेट ढोलक की तरह बजता है, गैसेस डिस्टेंशन एब्डोमेन, दैट इज एन एब्नॉर्मल। अदरवाइज गैस बनना और पास होना एक नॉर्मल फीचर है। और अगर गैस आपको बहुत ज्यादा बन रही है, उसकी वजह से प्रॉपर्ली पास नहीं हो रही है, उसके वजह से आपको गैस एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, उसके पेट में आपको दर्द होगा, स्ट्रेच होगी, दैट इज एब्नॉर्मल। बट गैस पास होना इज नॉर्मल, बनना और पास होना इज नॉर्मल फिनोमेना। जब भी खाना डाइजेस्ट होता है तो इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, गैस, व्हिच यूजुअली पासेस, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। जी, हमारे साथ एक कॉलर है हल्द्वानी से, माया जुड़ी है हमारे साथ। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैम क्या कहते हैं, ये मेरे बच्चे को ना, ये एक लड़की का नाम अजिता है, वो 8 साल, अभी 16 साल की है। उसके पेट में दर्द हुआ था, उसके पेट में कैसे, डॉक्टर कह रहे थे कि गांठ है, तो लेकिन वो बाद में दोबारा हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर वो गांठ हल्की हो गई कह रहे थे। अब पता नहीं क्या है उसका, सब बता सकते हैं कुछ? जी डॉक्टर निशांत, क्या नहीं, आपको पेट में गांठ है 8 साल की बच्ची के, कुछ वक्त पहले चेक कराया, उसके बाद दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो गांठ हल्की हो गई, फिर से उसको कह रहे हैं कि रिकरेंस हो गया। मैम, 2 सिंपल सी चीज़ें होती हैं। जिन गांठों की आप बात कर रहे हो उसे लिम्फ नोड कहेंगे, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। एक बात को समझिए कि छोटे बच्चे को कुछ खराब खाने पीने की वजह से कुछ खाया पिया गया, आंतों में जख्म हुआ, तो जो बैक्टीरिया था वो अंदर से बाहर हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो जहाँ से वो अंदर घुसा उसको फाइट करने के लिए हमारी सेना वहाँ आई। तो जिस सेना और जिस छोटे फोर्ट पे वो लड़ाई करती है उसको गांठ, जो आप लिम्फ नोड है वो कहते हैं। वहाँ पे लिम्फोसाइट आ जाते हैं जो हमारे फाइटर सेल्स हैं, जो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैले। आपको आंत को मरोड़ रोकने की दवाई और एंटीबायोटिक दी जाती है ऐसे सिनेरियो में, और उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा जांच की जाती है। अब अगर इन्फेक्शन हट गया है, वो बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर इसके अंदर इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया, बच्चा ठीक है। बट अगर ये परसिस्टेंट रहे तो ऐसे में कुछ अलग बीमारियां लाइक ट्यूबरकुलोसिस या लिम्फोमा, उनके बारे में भी सोचा जा सकता है। बट इन्फेक्शन छोटे समय की कहानी होती है। बच्चा 5, 7, 10 दिन की बीमारी बोलता है कि 10 दिन से दर्द हो रहा है और पता लगा
टीबी के अंदर और लिम्फोमा में यूजुअली एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होंगे, लंबे समय की कहानी होगी, बुखार आ रहा होगा और वजन भी कम हो रहा होगा। जी हाँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जी, तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस मंच के जरिए। डॉक्टर दीक्षा का रुख कर ले। डॉक्टर दीक्षा, अगर हम प्रेगनेंसी का जिक्र करें तो उस दफ़ा भी कई बार देखा जाता है कि स्टमक पेन हो रहे हैं, उस दौरान क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या वो चिंता करने वाले रीज़न है? मैम देखिए, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट पेशेंट गायनेक के अंडर और उनसे कंटिन्यू से होती रहे कि कौन प्रॉब्लम गायनेक और प्रेगनेंसी रिलेटेड है और कौन सी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। बाकी कुछ पेशेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में अगेन कॉमन कॉजेज गैस्ट्राइटिस, ब्लैडर में अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या जनरल कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारे पेशेंट्स को एग्रेवेट हो जाती ब्लोटिंग और पेट बोलते। ठीक है, स्नेहलता जी का रुख करे थे। स्नेहलता जी, अगर हम देखें मेंसेस के दौरान जो पेन होता है, स्टमक पेन, इज़ इट लाइक नॉर्मल या ये भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए? अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों को फर्स्ट सेकंड डेज 2 डेज होता है, किसी को नहीं होता है। सो ये कैसे वेरी करता है और ये कितना नॉर्मल है? जी, मेंसेस जो है पहले ज़माने में मेंसेस जो है शुरू होती थी 13-14 साल में, इस तरह से शुरू होता था। अब आज के टाइम में बहुत बार हमें देखने को मिल रहा है कि 10 साल के बच्चों को भी मेंसेस शुरू हो रहा है। तो ये जो जल्दी होना और दूसरा जो है उसके साथ साथ में जो पेन होना, पेन जो है आप जैसे आप सही कह रहे हैं कि एक एक को अलग अलग तरीके से होता है। किसी किसी को ऑल द पीरियड मतलब 5 दिन लगातार होती है। पेन के साथ साथ जो है उनको उल्टियाँ वगैरह भी हो जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे उनको मेंसेस आने से पहले ही डर एक पैदा हो जाती है और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़े आराम से वो मतलब खेलते कूदते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्या है। फिर भी मेंसेस के समय में इस तरह से अगर कोई पेन होती है जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, वो नॉर्मल ही है। लेकिन मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी बताना चाह रही हूँ सबको कि मेंसेस की डेट तो सबको पता ही होगा कि अभी आने वाला है, या 1 हफ्ता पहले से वो मैदा, चीनी, इस तरह से कोई भी चीज़ ना खाए जिससे जो है और दर्द बढ़ा सके। और उन दौरान उनको जीरा का पानी, मेथी के पानी और सौंफ के पानी, इसको शुरू कर लेना चाहिए 1 हफ्ते पहले से ही। और उसके बाद मोशन को ठीक रखना है। काफ़ी बच्चों को जो है कॉन्स्टिपेशन भी ये डिस्मेनोरिया को बढ़ा सकती है। तो ऐसे आहार खाना चाहिए कि वो कब्ज ना रहे। और गुनगुना सा गर्म पानी, खासकर जो है अभी सर्दियों की मौसम हो रही है या ऐसा में गुनगुना सा पानी, और ये सारे चीज़ों को लेते रहेंगे तो डिस्मेनोरिया से बच के रहेंगे। और ये कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट वाटर बैग की पैड लगा सकते हैं। एंड काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को नहीं पता, उनको लगता है कि शायद मुझे ही हो रहा है, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी होती है कि और ये स्ट्रेस फील ना करें। स्ट्रेस अगर फील करेंगे तो उनको जो है और ज़्यादा ये पेन होने की संभावना है। तो मदर के साथ उनको उस दौरान जो है वो 3 दिन या 5 दिन मदर भी साथ में रहे इनके साथ, और ये नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े नासिक से, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका सवाल पूछिए। मैडम जी, मेरे को है ना खाना खाने के बाद सोता हूँ तो नीचे से ऊपर आ जाता है पूरा खाना जी। और हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए। और कभी कभार ऐसा जलन सी होती है खाना खाने के बाद। डॉक्टर रविंद्र, और कभी नींद में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है वो खाना खाने के बाद। वो जो नीचे से ऊपर खाना आने का जो है वो नींद में ही होता है ज्यादातर जी। रात के समय में प्रॉपर ही होता है जी वो भी रेगुलर ही नहीं है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। जी, डॉक्टर रविंद्र आप सुन पाए हैं सवाल? जी मैम, जैसे डॉक्टर निशान ने बताया था, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। यूजुअली ये हैवी मील्स के बाद होता है और जो ओबीस पीपल होते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, उनमें ज्यादा कॉमन होता है। ये अगर किसी को परसिस्टेंट है, जैसे नॉर्मल बार बार होता है, रात में सो नहीं पाते हैं, उसकी वजह से उनको 2 तकिए रख के सोना पड़ता है, तो उसमें हमें एंडोस्कोपी करना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि क्या उनको हाइटस हर्निया है। हाइटस हर्निया मतलब
जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो रिलैक्स करता है जिससे खाना नीचे जाता है। एसिड हमारे स्टमक में बनता है, तो ये वन वे मैकेनिज्म होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। खाना नीचे जा सकता है पर एसिड जो नीचे बनता है वो ऊपर नहीं आ सकता, उसमें सिस्टम पूरा का पूरा हमारा डिरेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमें पहले शुरू में प्रोकाइनेटिक मतलब दवाइयां जिससे खाना नीचे की तरफ जाता है और एंटासिड देना होता है। अगर पेशेंट को नहीं होता तो इसके लिए लेप्रोस्कोपिक आजकल एक सर्जरी होती है जिसको हाइटस हर्निया फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। हाइटस हर्निया की बीमारी के लिए जो सर्जरी है उसका नाम है फंडोप्लिकेशन। तो लेप्रोस्कोपी करते हैं, उसमें हम इस स्फिंक्टर मैकेनिज्म को रिस्टोर करते हैं। इसोफेगस, इसमें क्या होता है जो स्टमक होता है हमारा वो ऊपर चला जाता है, तो उसको वापस से अपनी पोजीशन में लाके उसको जो हाइटस है जहां से हमारा फूड पाइप, ये देखिए फूड पाइप जो है ऐसे नीचे आता है, तो इसमें ये सिस्टम पूरा का पूरा ऊपर खिसक गया, तो हम इसको वापस रिपोजिट करके और इस हाइटस को पूरा रिपेयर करके स्टमक को रैप अराउंड कर देते हैं इसोफेगस के, जिससे ये मैकेनिज्म जो वेल्व मैकेनिज्म है, इससे खाना नीचे जाए पर एसिड ऊपर ना आए, दोबारा से रिस्टोर हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इनको अगर ये अभी कुछ टाइम से होता है और कभी कभी होता है तो ये टू इंश्योर कि डाइट हैवी मील्स ना ले, थोड़ा भूख रख के खाना खाएं। खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा घूमे जरूर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज टू कीप मतलब डिफरेंस खाना खाने में और पानी पीने में, थोड़ा टाइम बीच में गैप रखना चाहिए। अगर खाना खाते या पानी पी लेंगे तो पूरा का पूरा फुलनेस आ जाती है, इसकी वजह से वो रिफ्लक्स आता है। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इनको ये सब नहीं होगा। अच्छा, इसको लेके भी बहुत सारे लोगों में क्यूरोसिटी होती है कि खाने के साथ साथ पानी पीते रहें, खाने के तुरंत बाद पानी पी लें, कुछ लोग खाने के घंटे बाद तक पानी नहीं पी रहे। पता है कि अगर आप खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पी लें, पानी साथ में रखें, अगर अनटिल खाना अटकता नहीं है तो खाना खाने के बाद थोड़ा वेट करके अगर 15-20 मिनट बाद पानी पिएंगे तो हमेशा बेटर रहेगा। नहीं तो आप देखिए ना, जैसे आपने खाना खाया उसके बाद खाना पेट में है, आपने ऊपर से पानी पी लिया तो ज्यादा फुलनेस आएगा ना मैडम, राइट। तो लॉजिकल है, उससे पूरा का पूरा आपको यू विल हैव डिस्कम्फर्ट, पूरा फूला फूला लगेगा। तो हमेशा खाना खाने और पानी पीने के बीच में थोड़ा गैप रखना चाहिए। शुरू में आप पानी पी सकते हैं, उससे 2 फायदे होंगे आप, क्योंकि आपको थोड़ी फुलनेस होगी तो आप खाना भी कम खाएंगे। जी डॉक्टर दीक्षा, बच्चों में क्या रीजन हो सकते हैं पेट दर्द के जो कॉमन है? में कीड़े पड़ना, बाहर का खराब खाना खा लेना, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे हम बहुत छोटे बच्चों में देखते हैं कि कुछ भी उठा के मुंह में डाल देते हैं, खा लेते हैं, जो गेम्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, खा लेते हैं, मिट्टी उठा के खा लेते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन जो कि पेट के दर्द होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम्स देती हैं। अगर अचानक पेट में दर्द शुरू हुआ है तो वन ऑफ द कॉमन अपेंडिसाइटिस, जो कि 2 या दर्द होता है पेट के नीचे के भाग में राइट साइड में होता है, वो एक अपेंडिसाइटिस प्रॉब्लम है जो कि बच्चे 20 साल से छोटे लोगों में ज्यादा देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं देखा जाता, उनमें ज्यादा देखा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है। किसी भी बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द, बहुत लंबे समय तक के लिए दर्द हो रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट पेरेंट्स उनको डॉक्टर्स के पास, पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं, ताकि बाकी एक कायदे से एक इवैल्यूएट। जी डॉक्टर निशान, कई दफ़ा देखा जाता है कि एसिडिटी का पेन, गैस का पेन इतना सीवियर होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या आपको ये गैस का पेन है, अगर चेस्ट में हो जाए, इतना सीवियर होता है। सो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे समझें कि ये क्या है? मैम, इम्पॉर्टेंट सवाल, थैंक यू पूछने के लिए। बिकॉज देखिए, एक बेसिक सी बात इस पे जवाब एक होगा कि गैस की दर्द जलन से कभी जान नहीं जाएगी, परंतु अगर आपने हार्ट के पेन को मिस कर दिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, जैसा 2-3 बार हमारी डिस्कशन हो गई, ये खाने की पाइप है, ये पेट है। अगर गैस की चीज़ जिसमें एसिड निकल के ऊपर आएगा और हमारे यहाँ अगर कोई ज़ख़म होगा, ज़ख़म के ऊपर एसिड लगेगा तो हमें बहुत दर्द होएगी, जलन होगी। अब यहाँ आएगा तो बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करेगी कि मेरे इस जगह में एक अननोन आइटम आ गई, अनवांटेड चीज़ आ गई, बॉडी ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उस एसिड को नीचे फेंकने की कोशिश करेगी, ईसोफेगस अपने आप को बंद करेगा, तो जो हमें एकदम से तेज़ी से दर्द आएगा। यह दर्द यूजुअली केवल यहाँ सेंटर तक लिमिटेड होगा, या एकदम से जो मरोड़ की तरह आया, या जब एसिड आके ऊपर लगेगा तो यह दर्द जलन के जैसा होगा कि जैसे मिर्ची लग रही है या कुछ मुझे अंदर जल रहा है।
यह दर्द यूजुअली खाने से बेहतर होगा या खाने से बिगड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगर हम खट्टा, नींबू, मिर्ची, सिरका या बहुत गर्म लेंगे तो यह बढ़ेगा। गांव में जैसे पहले करते हैं कि ठंडा दूध ले लो, आइसक्रीम ले लो, एंटासिड ले लो, एनाल्जेसिक ले लो, वो लेने से ये दर्द बेहतर हो जाएगा। ये तो हुआ गैस वाले दर्द का सवाल। हार्ट वाला दर्द अगर यहाँ पे होगा तो हार्ट वाला दर्द यूजुअली पहली चीज़ ज़्यादातर चलते हुए समय होगा या जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब होगा, क्योंकि जब आप चल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं आप अपने हार्ट को लोड दे रहे हैं। हार्ट का दर्द तब होता है जब रक्त संचार हार्ट के कम हो जाए, जब वहाँ हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ रखी हो। तो जब आप तेज़ी से काम करेंगे, हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो उसको अपने आप को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तब हार्ट को हार्ट अटैक वाला जो पेन होता है वो दर्द आएगा। वो दर्द यूजुअली अंदर से आता हुआ दर्द लगता है। उसको लोग कहते हैं कि ज़्यादातर अपना हाथ यहाँ रख लेंगे, ऐसा दर्द जो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे चेस्ट पे पत्थर रख दिया है, मुझे घुटन हो रही है, मेरे को ढंग से सांस नहीं आ रहा है। और यह दर्द ज़्यादातर अपने यहाँ से साथ साथ लेके लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट शोल्डर तक भी जा रहा होगा, और इसके साथ आपको स्वेटिंग वगैरह भी हो रही होगी, जो यूजुअली गैस की दर्द में नहीं होगा। फिर भी कोई कोई केस में आप इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको टेस्ट करके ईसीजी, ट्रोपोनिन्स ये सब करने होंगे और तो जाके पता करना पड़ेगा। बट ज़्यादातर जो मैंने आपको बातें बताई उनको करने से आप इन दोनों दर्दों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है प्रेमलता जी, जैसे कई दफ़ा हम अभी दर्द का जिक्र कर रहे हैं कि सीने में कई बार बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, कई दफ़ा होता है कि एसिडिटी या गैस जो है आपके शरीर के किसी दूसरे हिस्से में फंस गई है, सपोज कमर के हिस्से में फंस गई है या फिर शोल्डर में, आप सर बहुत भारी महसूस कर रहे हैं। सो कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिससे आसानी से हम उन्हें रिलीव कर लें, कुछ मिनट्स में हमें आराम मिल जाए, कुछ ऐसे क्या तरीके हैं? जी, जैसे गैस आप कह रहे हो कि जैसे गैस कहीं पर भी पूरी शरीर में कहीं पर भी घूम सकती है, घूम के जहाँ अटक सकती है कहीं पर भी एक जगह पे लोकलाइज होके वो पेन की तरफ से कर सकता है। और इसमें जैसे आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बोले तो ये वात, पित्त, कफ करके 3 चीज़ें होते हैं कि गैस जो है तीनों कारण से हो सकते हैं। मोस्टली जो है वात से, अगर वात जहाँ पे होती है तो वहाँ पेन जो है पियर्सिंग टाइप की होगी, मतलब शूल होगी एकदम पियर्सिंग। अगर वही जो है पित्तज टाइप की होती है तो वहाँ बर्निंग टाइप का होगा। और वही जो कफज टाइप की अगर बनती है तो वहाँ पे हेवीनेस महसूस होगा, जैसे सर कह रहे थे। तो हमें ये तीनों चीज़ों को देखते हुए अगर ये वात है, पित्त है, कफ है, ये जानकर उसी हिसाब से हमें इलाज करना होगा कि हम वात पेसिफाइंग हर्ब्स देना चाहिए, पित्त पेसिफाइंग हर्ब्स देना चाहिए या कफ हर्ब्स देना चाहिए। अगर जैसे पियर्सिंग टाइप का हो रहा है कहीं पर भी वात है तो वो देखकर हम वहाँ पे जो है हम कैस्टर ऑयल बेस्ड वाले या जो है दशमूल करके होता है, इन चीज़ों की हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वही पित्तज होगा तो पित्तज बर्निंग होती है तो वहाँ पे इलादी चूरन यानी कि छोटी इलायची होगी या धनिया होंगे, उसका हेल्प लेते हुए हमें पुदीना होगा, धनिया होगा, इसकी हेल्प लेना पड़ेगा। वही कफज होगी तो हमें थोड़ा सा लेकिन ये तो आपने इसलिए बताया क्योंकि आपको इन चीजों की नॉलेज है। फॉर एग्जांपल जो लोग हमें सुन रहे हैं जिन्हें इतनी सारी नॉलेज नहीं है कि उन्हें कौन सा दोष है, इसीलिए मैं कह रही थी पियर्सिंग पेन है या बर्निंग पेन है या हेवीनेस है, ये तो कोई भी पता कर ही सकते हैं। अगर किसी को पियर्सिंग, सुई चुपन जैसी पेन हो रही है कहीं पर भी तो उनको वातज मानना चाहिए, बस उसी हिसाब से जो है उनकी ट्रीटमेंट होगी। और कफ का होगा जहाँ पर भी उनको हेवीनेस लग रहा है, मतलब भारीपन लग रहा है, भारीपन है तो उसको निकालने के लिए उनको जो है या तो शोंठ की लेनी पड़ेगी या अदरक की लेना पड़ेगा या काली मिर्च की, इन चीज़ों को लेते हुए अपनी दर्द को कम करना पड़ेगा। डॉक्टर रविंद्र, अगर हम जी आप पूछिए। इट्स ए नेशनल मीडिया सो आई लाइक टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस थिंग। पहले यहाँ बोलना चाहूँगा कि मैम देयर इज नो पाथवे जहाँ से गैस अपनी चीज़ों को छोड़ के निकल के दूसरे अंगों में घुस सके, कोई पाथवे नहीं है। मैं इस मीडिया पे खड़े हैं तो मैं ऐसी बात को ये कहना चाहूँगा, ये हमारी अलग अलग जगहों पे दर्दें पाई जाती हैं जिसमें लोग कहते हैं मैंने यहाँ दबाया तो गैस निकली कहाँ से, निकली तो मुंह से, यहाँ से तो नहीं निकली ना कभी किसी के, जहाँ कहीं और हुई वहाँ से तो नहीं निकली, निकाली तो हमेशा मुंह से। मुंह से भी इसका जवाब यही दूंगा लोगों को कि देयर इज़ नो फैक्ट्री इनसाइड की जिससे आप अंदर गैस पैदा कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान के पाथवेज को या उसके पैथोजेनिस को समझेंगे तो जब आप गैस का डकार लेते हैं या वो गैस निकलते हैं वो हमारे हाथ में होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेल्चिंग जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक बेल्चिंग एंड सुप्रा गैस्ट्रिक। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्ट्स होते हैं। हम अपने मुँह से हवा लेंगे अंदर और मैं निकाल लूंगा। आप मुझे बोलो 200 बार, मैं 200 बार कर लूंगा। तो हम ही ले रहे हैं, हम ही निकाल रहे हैं। जब हम ये कर रहे हैं तो हम साथ
मैं 10 बार कर लूंगा, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। इसकी वॉइस भी मेरे ऊपर है, मैं जैसी आवाज़ देना चाहूँ दे सकता हूँ। ये यूजुअली हमारे को ऐसों में विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसा मैम ने कहा कि आपने इलायची लिया, आपने सौंफ लिया, उसने वो चीज़ें ली जो नॉर्मली पेन की सेंसेशंस को और रिसेप्टर्स को बेटर करती हैं। इस तरीके का पेपरमेंट ऑयल का रोल आ जाता है, पेप IBS कहते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आ जाते हैं, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई पाथवे नहीं है कि पेट से निकली हुई गैस कोई सारा कुछ तोड़ के यहाँ से छोड़ के अलग अलग जगह घुस जाएगी। नहीं, लेकिन अगर कई दफा हम जो इसका जिक्र करते हैं कॉमन लैंग्वेज में भी, ये लैंग्वेज में और इस चीज को बोला जाता है, बट देयर इज बट अगर वो पेन कहीं और है तो वो गैस का पेन नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ओके, गैस का पेन सिर्फ आपका स्टमक में ही होगा। अगेन वही कह रहा हूँ, गैस का मतलब अलग अलग होता है हर इंसान के लिए। Acidity. So that's what I'm telling you. Now you have to go in symptoms. So I will not endorse that. हाँ वही कह रहा हूँ, I will not endorse this. कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। वो गैस नाम का मैं इसलिए दे रही थी कि कॉमन पीपल को Common इजीली language समझ में में आना आता है। अदरवाइज जो है उसका, हालांकि जो भी रंध्र है, जो एक्सटर्नल ऑरिफिसेस है, वही जो है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे नाक से, मुंह से, कान से, या नीचे जो है मतलब यूरेथ्रल ऑरिफाइस से या वेजिनल ऑरिफाइस से या एनल ऑरिफाइस, यही जो है हमारा नीचे निकालने की कोशिश करेगा। पर कॉन्सेप्ट्स अलग है, जो कैसे घूमता है क्या है, वो आयुर्वेदिक के प्रिंसिपल्स अलग है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहती। थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र, आपका क्या टेक है इस पे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैडम ने बोला वेजाइनल ऑरिफिस से, अगर वेजाइनल ऑरिफिस से गैस निकल रहा है तो ये मेजर प्रॉब्लम है मैडम। इसका मतलब इंटेस्टाइन में वेजाइनल फिस्टुला बन गया, तो पेशेंट नीड सर्जरी। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली अबनॉर्मल। गैस वेजाइना से नहीं निकलती मैडम, ना कान से निकलती है। गैस एक ये मुंह से लेके नीचे तक हमारे जो एनल कैनाल है वहां तक एक पूरा पैसेज है, उसी से जाएगी, उसी से निकलेगी। जैसा डॉक्टर निशान ने कहा, ऐसा नहीं है हमारी वेजाइना से गैस नहीं निकल सकती मैडम, ना हमारी इंटेस्टाइन वाली गैस कान से निकल सकती है। वो वेजाइना या तो मुंह से निकलेगी या एनल कैनाल से निकलेगी, वो वेजाइना से नहीं निकल सकती। अगर वेजाइना से या पेशाब के रास्ते से गैस निकल रही है तो दिस इज अ पैथोलॉजी। इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन में और बच्चेदानी में और इंटेस्टाइन में और यूरिनरी ब्लैडर में कोई कम्युनिकेशन हो गया, कोई पैथोलॉजी है which needs to be treated and that can only be treated surgically, which is a major problem. तो ऐसा नहीं है, मैं आयुर्वेद को बहुत सम्मान करता हूँ, बट जो मैडम कह रही है ऐसा नहीं है। ओके, डॉक्टर दीक्षा, अगर आप भी कुछ कहना चाहती तो आप भी इस पे अपना टेक रख सकती हैं। हाँ, तो मैं जिस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि हर मरीज के लिए गैस की प्रॉब्लम का मतलब अलग है। बिल्कुल, लेकिन अगर गैस रिलीफ की बात करें हम घर पे, तो जैसे कई दफ़ा हम लोग इनो का यूज़ करते हैं या फिर दूसरी चीज़ों का, तो एलोपैथी के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे हम रिलीव कर सकते हैं खुद को? सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हर इंसान को अपने डाइट की तरफ बहुत विजिलेंट होना जरूरी है। अगर वो अपना आंख और दिमाग खोल के अपना खाना पीना करेंगे तो 90% उनके सिम्टम्स वहीं सेटल हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये एग्रेवेट तब होती है जब पेशेंट्स बोलते हैं हाँ मैं 4 दिन से बाहर खा रहा हूँ, मैं 2 स्मोक्स लेता था अब मैं 20 ले रहा हूँ, मैं 1 ड्रिंक लेता था अब मैं वो करता हूँ, मैं 2 बजे खाना खाता था मैं 6 बजे लंच कर रहा हूँ। इफ वी जस्ट टेक केयर ऑफ आवर डाइट, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ आवर इंटेस्टाइनल सिस्टम, कायदे का खाना खाएं, टाइम पे खाएं, 90% ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो जेनेरिक कोलोकियल गैस रिलेटेड वो सेटल हो जाएंगी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके काम आएंगे। बिल्कुल, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। जनते दिल ने त्याला जनता दे साथ जागव तो गाजव तो एक जहां एक नाथ, जनते दिल ने